दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे निर्माण कर्मी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए, हमने पिछली क्लास में देख लिया था अशोक के जो 14 शिलालेख है उन्हें हमने देख लिया था, डिटेल से देख लिया है। 14वां शिलालेख आपको याद रखना है, तो हमने 14 देख लिया था। अब हमें क्या देखना है, अशोक के स्तंभ लेख देखना है, जिसे लघु लघु अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। अब स्तंभ यानी खंभा में कितना आप लिख सकते हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, स्तंभ लेख या लघु अभिलेख इन्हें कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारा, वो हमारा भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख ये कहाँ पाया गया है, तो ये जो भाब्रू अभिलेख है यह राजस्थान के भाब्रू में ये राजस्थान के भाब्रू में मिला है। और इसमें अशोक ने इसमें क्या कहा है, मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले कि भाब्रू अभिलेख में अशोक ने कहा था, अशोक ने इसमें कहा है अब खुद को मगध सम्राट नाम दिया है। यानी हमने देखा कि ये जो अभिलेख लिखवाता था वो अपना खुद का नाम ना लिखवाकर क्या लिखवाता था, देव नाम प्रियदर्शिनी लिखवाता था, प्रियदर्शी देव नाम प्रियदर्शी लिखवाता था। लेकिन भाब्रू अभिलेख में उसने क्या लिखवाया है, इसमें लिखवाया था कि अशोक मगध सम्राट का नाम दिया था। इसे लिख लेते हैं भाब्रू अभिलेख। वैसे तो इसे हम लिख चुके हैं पहले, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख इसमें अशोक ने अपने नाम की जगह क्या लिखवाया है, अशोक ने खुद को मगध सम्राट बताया। भाब्रू अभिलेख में क्या बताया है, यह कहाँ मिलता है, यह राजस्थान में, यह राजस्थान में स्थित है। भाब्रू अभिलेख कहाँ का है, राजस्थान का है। इसमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें अशोक ने अपने नाम को मगध सम्राट बताया, खुद को क्या बताया है, मगध सम्राट बताया। चलिए अब देखते हैं। अब हम देखते हैं, ये तो हमने भाब्रू अभिलेख देख लिया था जो कि पहले भी देखा था। अब हम देखते हैं पहला शिलालेख, अशोक का पहला शिलालेख, जिसका क्या नाम है, पहला शिलालेख जो है रूमनदेही अभिलेख। क्या है, रूमनदेही अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख। रूमनदेही अभिलेख, रूमनदेही अभिलेख की बात करते हैं, हमें कहाँ मिलता है, यह हमें मिलता है नेपाल के लुम्बिनी में मिलता है। यह नेपाल के लुम्बिनी में मिलता है। अब हम बात करेंगे, अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये अशोक के कितने स्तंभ लेख है, 7 स्तंभ लेख। अशोक के 7 स्तंभ लेख यहाँ पे लिख लीजिएगा। अशोक के 7 स्तंभ लेख। ठीक, अशोक के 7 स्तंभ लेख, जो कि पहला कौन है, रूमनदेही। यह कहाँ से मिलता है, यह मिलता है नेपाल के लुम्बिनी में मिलता है। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें क्या चर्चा है, इसमें जो है अशोक ने, यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। काहे की चर्चा की है, आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। इस पॉइंट को लिख लेते हैं, यह एकमात्र
यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने आर्थिक यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके, क्या है, अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक चर्चा की है। प्रशासनिक चर्चा न करके सामाजिक चर्चा की है। प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक चर्चा की, क्या, आर्थिक, प्रशासनिक नहीं, आर्थिक चर्चा की है। तो ऐसा कौन सा एक अभिलेख है जिसमें अशोक ने आर्थिक चर्चा की है? तो कौन सा हो जाएगा? रूमनदेही अभिलेख। यह कहाँ मिलता है? यह जो है नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। अब हम अपना दूसरा देखते हैं, अगला जो अभिलेख है, दूसरा अभिलेख क्या है? कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। तो यह कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में है, यूपी में। यूपी में। तो यह जो कौशाम्बी अभिलेख है, ये किस लिए, इसमें काहे की चर्चा है? इसमें अगर हम बात करें, इसमें अशोक की पत्नी कारूअकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। इसमें काहे की चर्चा है? अशोक की पत्नी कारूअकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक की पत्नी का अभिलेख या कारूअकी का अभिलेख कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? कौशाम्बी का अभिलेख। यानी कौशाम्बी का अभिलेख किस लिए लिखाया गया है? अशोक ने अपनी पत्नी कारूअकी के लिए लिखाया गया था, क्योंकि अशोक की सबसे प्रिय पत्नी कौन सी थी? कारूअकी थी, जो कि इसी को मानता था। इसी कहने पर उसने भारी घोष की जगह धम्म घोष यानी अपनाता है, यानी युद्ध छोड़कर मानवता में आ जाता है। अगर इसकी अभी हम देखें इसे कौशाम्बी अभिलेख को, तो इसे अकबर क्या करता है कि कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में स्थापित कर देता है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। इस पॉइंट को लिख लेते हैं। इसे अकबर ने इलाहाबाद स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करता है। यानी कि अकबर क्या करता है? कौशाम्बी अभिलेख को कौशाम्बी से लेकर कहाँ लाता है? इलाहाबाद ले आता है, इलाहाबाद। तो चलिए अब अगला देखते हैं। इतना आप लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम देखते हैं अपना कौशाम्बी अभिलेख हमने देख लिया। अब हम देखते हैं टोपरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख तीसरा हमारा कौन सा है? टोपरा अभिलेख तीसरा जो है वो कौन सा? टोपरा अभिलेख।
टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख हम बात करें यह कहाँ पाया जाता है, मतलब ये टोपरा अभिलेख कहाँ है, तो यह है आपका हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा में स्थित था। टोपरा अभिलेख कहाँ मिला है? हरियाणा में। इसे हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में तुगलकाबाद नगर में स्थापित करा दिया। इसमें एक पॉइंट हम लिख लेते हैं, इसे फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद नगर में स्थापित करा दिया। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली किसने लाया, यानी ये भी पूछा जा सकता है टोपरा अभिलेख कहाँ मिला है, तो कहाँ मिला? हरियाणा में। अगर बात की जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टोपरा अभिलेख को दिल्ली किसने लाया, तो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने। तो दिल्ली के किस नगर में स्थित है? तुगलकाबाद नगर में। अब हम अपना अगला अभिलेख देखते हैं। अगला हमारा अभिलेख कौन सा है? अगला है मेरठ अभिलेख। कौन सा? मेरठ अभिलेख। यह कहाँ मिलता है? तो यह मिलेगा यूपी में, क्योंकि मेरठ कहाँ है? यूपी में। मेरठ कहाँ है? यूपी में। मेरठ अभिलेख कहाँ मिलता है? यह यूपी में मिलता है। इसे भी क्या करता है फिरोज शाह तुगलक जो है, इसे भी जो है दिल्ली में स्थापित कर देता। कहाँ? दिल्ली के तुगलकाबाद नगर में फिरोज शाह तुगलक स्थापित करता है, यानी यहाँ से मेरठ से ले जाकर कहाँ ले जाता है? दिल्ली ले जाता है, वहीं पर स्थापित कर देता है। आप याद रखिएगा इनको दोनों को, यानी टोपरा अभिलेख और ये आपका मेरठ अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ स्थापित करता है? दिल्ली के तुगलकाबाद नगर में ले जाता है, स्थापित करता है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा पांचवा जो है वो कौन सा है? रामपूर्वा अभिलेख। कौन सा? पांचवा है रामपूर्वा अभिलेख। रामपूर्वा अभिलेख यह क्या है? यह बिहार के चंपारण में है। रामपूर्वा अभिलेख यह बिहार के चंपारण में है। यह कहाँ है? यह बिहार के चंपारण में है। हम बात करें कि इसकी खोज किसने की, देख लेते हैं इसे। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। किसने की? कार्लायल ने 1872 ईस्वी में इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। आपका इसमें यह इम्पोर्टेंट है, आपको यह देखना है कि रामपूर्वा अभिलेख कहाँ पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। अगला हम छठवां देखते हैं। छठवां अभिलेख कौन सा है?
छठवां जो है, छठवां है आपका लौरिया लंदनगढ़ अभिलेख। लौरिया लंदनगढ़ अभिलेख कौन सा? लौरिया लंदनगढ़ अभिलेख। लौरिया लंदनगढ़ अभिलेख छठवां कौन सा है? लौरिया लंदनगढ़ अभिलेख। इससे बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? यह भी बिहार के चंपारण में। लौरिया लंदनगढ़ यह बिहार के चंपारण में। और आपका एक लास्ट है जो सातवां है, वो कौन सा है? वो है लौरिया आरोच। लौरिया आरोच। लौरिया आरोच। लौरिया आरोच अभिलेख। ये दोनों यानी बात करें, ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में। हमने देखा पांचवा, छठवां, सातवां यानी रामपुर हुआ, लौरिया लंदनगढ़ और लौरिया आरोज कहाँ पाए जाते हैं? तीनों, ये तीनों पाए जाते हैं बिहार के चंपारण में। और मेरठ अभिलेख जो है वो यूपी में है। इसे दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक ले जाता है। और टोपरा अभिलेख हरियाणा का, इसे भी फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले जाता है। ये हमने देखा। पहला हमने कौन सा देखा था? पहला हमने देखा रूमनदेही अभिलेख। यह लुम्बिनी में स्थित है, नेपाल के लुम्बिनी में। यह एक मात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने क्या किया है? अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। पहला जो रूमनदेही अभिलेख है उसमें काहे की चर्चा की है? प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। वह एक मात्र अभिलेख है। और फिर हम देखें अगला जो देखें, और जो रूमनदेही अभिलेख है ना, शायद ये वाला पॉइंट लिखना भूल गए। रूमनदेही अभिलेख यह सबसे छोटा अभिलेख है। रूमनदेही अभिलेख में लिख लेना, रूमनदेही में, रूमनदेही यह सबसे छोटा, ये सबसे छोटा अभिलेख, छोटा अभिलेख। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा है रूमनदेही। फिर हमने जो दूसरा देखा था वह है कौशाम्बी अभिलेख। यह यूपी में है। यह किस लिए है? तो यह अपनी पत्नी कारुवाकी के द्वारा दिए गए दान के बारे में लिखा गया है। यानी पत्नी का अभिलेख, अशोक की पत्नी कारुवाकी का अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख। इसे अकबर क्या करता है? इलाहाबाद में ले आता है। तो आज हमने क्या देखा? अशोक के स्तंभ लेख देखे, जो कि सातों हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एक हमारा अभिलेख कौन सा है? एक है हमारा निगाली सागर स्तंभ लेख। कौन सा? निगाली सागर स्तंभ लेख। उसे देखते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अभिलेख कहां से मिला है। ये सभी सातों छोटे अभिलेख हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? रूमनदेही अभिलेख, जो कि पहला अभिलेख। कहां से मिलता है? यह मिलता है नेपाल के लुम्बिनी से मिलता है। अब हम देखते हैं अगला जो है हमारा, वो कौन सा है? निगाली सागर स्तंभ लेख। कौन सा? निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख। यह कहां से मिलता है? तो यह नेपाल से मिलता है। निगाली सागर स्तंभ लेख यह नेपाल से मिलता है।
अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया था, यानी नेपाल आया था 12वें वर्ष निगाली सागर आया था। यहाँ उसने क्या किया था, कनक मुनि के स्तूप का वर्धन किया। यहाँ पर इसने निगाली सागर में क्या किया था, कनक मुनि के स्तूप का वर्धन किया था, वर्धन किया। कब आया था, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष। ठीक, तो निगाली सागर स्तंभ आलेख उसमें क्या है, कनक राज्याभिषेक के 12वें वर्ष बाद, यानी यही जाता है कहाँ, निगाली सागर जाता है और क्या कहता है, कनक मुनि के स्तूप का वर्धन करता है। अगला हम देखते हैं कलिंग अभिलेख। कलिंग अभिलेख, कलिंग अभिलेख में क्या कहता है, कलिंग अभिलेख, कलिंग में अशोक कहता है कि संसार के सभी मानव मेरे पुत्र समान है। संसार के सभी मानव मेरे पुत्र समान है। इसमें क्या कहता है, संसार के सभी मानव मेरे पुत्र समान है। और यही कलिंग में ही इसने इतना बड़ा युद्ध किया था कि यहाँ पर जो है बहुत खून खच्चर किया। और इसी अभिलेख में क्या कहता है कि संसार के सभी मानव मेरे पुत्र समान है। आप देख सकते हैं यहीं पर मारधार किया। ये भी नहीं कि अगर आपका हृदय परिवर्तन हो गए तो ठीक है भैया, मान लो हो गए, जो हो गए ले लो, वापस दिया नहीं, इसे कलिंग को अपने मिला लिया, फिर हृदय परिवर्तन किया, फिर यही अभिलेख लिखवाता है। क्या लिखवाता है कि संसार के सभी मानव मेरे पुत्र समान है। इसी में आगे क्या कहता है कि जैसे एक माँ अपने पुत्र को एक दूसरी माँ को देकर चली जाती है, जिसे धाय माँ कहते हैं, यानी दूसरे को गोद में दे देती है और यानी बात करें चली जाती है बिना सोच के, यानी बात करें तो उसको कोई टेंशन नहीं रहती कि पूरी देख रेख यही करेगी। इसी तरह इसमें कहता है, इसी तरह वह पूरी जनता को राजुक और प्रदेशक को देकर निश्चिंत हो जाता है। और कहता है इसमें कि जो व्यक्ति इसमें ये जो राजुक और प्रदेशक अधिकारी हैं, वो क्या कहता है कि जो गलत करेगा उसे दंड भी दे सकते हैं और जो अच्छा करेगा उसे पुरस्कृत भी कर सकते हैं। तो कलिंग युद्ध में क्या बताता है, क्या कहता है कि जैसे एक माँ दूसरी माँ को अपना बच्चा देकर चली जाती है, उसी तरह मैं अपने संसार के सभी मानव यानी सभी को, अपने जितने मेरे राज्य के जितने लोग हैं, उसे मैं राजुक और प्रदेशक को सौंप कर जा रहा हूँ। इसमें जो सही करेगा उसे पुरस्कृत करेंगे और जो गलत करेगा उसे दंड देंगे। इस काम कौन करेगा, राजुक और प्रदेशक अधिकारी करेंगे। ये हमने देखा था अभिलेख तीसरा जो अभिलेख था उसमें हमने देखा था कि इसने 3 अधिकारियों की चर्चा की थी। तो फिर आज के लिए यहीं तक, कलिंग अभिलेख तक हमने देख लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय।